बहुत सही। ठीक है बेटा। हाँ, अब ये जो स्टार्टिंग वाला होता है ना बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना? इसको क्या कर जो यूज़ होता है ना स्टार्टिंग में प्रयोग, तो बेटा उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है बेटा पावर फैक्टर नहीं बढ़ाता, वो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाता है। स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाता है। और बेटा इसमें कौन-सा होता है? स्टार्टिंग टॉर्क बनाने के लिए कैपेसिटर होता है, वो ध्यान रखना बेटा कौन-सा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है? ठीक? इलेक्ट्रोलाइटिक। अब देखना बेटा, इसका मान कितना होता है? तो बेटा इसका मान होता है लगभग 120 से 200 माइक्रोफैराड तक। 120 से 200 माइक्रोफैराड तक। बेटा मेरे कहने से ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है? इसका प्रयोग क्या होता है बेटा? स्टार्टिंग करने के लिए, जबकि पेपर प्रकार का क्या होता है बेटा? पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। ये 2 अलग-अलग पर्पस है, ध्यान में रखना। ठीक है? बहुत सही। ठीक है बेटा? हाँ। अब ये जो स्टार्टिंग वाला होता है ना बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना? इसको क्या करता है बेटा? इसको है ना, इसको केवल 70% जब मोटर स्पीड होती है ना, मोटर जब 70% स्पीड ले लेती है ना, स्पीड ले लेती है, तो बेटा इसको हटा देते हैं। लेती है, तो बेटा इसको हटा देते हैं। तब क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं। अब वो हटाने के लिए जो स्विच होता है ना बेटा, उस स्विच का नाम पूछते हैं, तो स्विच का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच। वैसे इसको मैं बताऊंगा सिंगल फेस मोटर में, पर थोड़ा ध्यान रखो, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, है ना? ध्यान रखना। ठीक। अब देखना बेटा, ये भी ध्यान रखना बेटा, जो स्टार्टिंग का प्रयोग होता है ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इस मोटर को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। इस मोटर को क्या बोलोगे आप? कि संधारित्र स्टार्ट मोटर। संधारित्र स्टार्ट मोटर। ठीक है? अब देखो बेटा, जो हमेशा जुड़ा रहेगा ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं? संधारित्र रन मोटर। संधारित्र रन मोटर। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, रन मोटर। ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो आपको कभी भी 1 नंबर देके जा सकती है ना बेटा? ये स्टार्ट है और वो क्या है? केवल रन। ध्यान रखना। ठीक है? तो बेटा ध्यान रख लेना क्योंकि हर 1 नंबर ज़रूरी होता है। ठीक है बेटा? सारी चीज़ क्लियर है? पक्का? पक्का क्लियर है ना? चलिए, तो बेटा हमने इस तरह छोटी-छोटी चीजें जानने की कोशिश की। इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि डीसी, अध्रुवित यानी कि एसी और ध्रुवित यानी कि डीसी। ठीक है? इससे अलावा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने बताए। अब बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संधारित्र के प्रकार कितने हैं। तो बेटा संधारित्र के वही जैसे प्रेरक के थे 2 प्रकार, इसी तरह इसके भी है 2 प्रकार। ठीक है? कौन-सा? एक होता है श्रेणी और समानांतर। तो लिखो बेटा संधारित्र के संयोजन या समूह लिख दो बेटा। संधारित्र के समूह। संधारित्र के समूह कौन से? ठीक है बेटा? तो संधारित्र के बेटा क्या समूह का मतलब क्या है बेटा? तो प्रायोगिक तौर पर ये कितने होते हैं? 2। तो बेटा यहाँ क्या लिखोगे? प्रायोगिक तौर पर, यानी उपयोग की दृष्टि से। तो प्रायोगिक तौर पर यह कितने समूह होते हैं बेटा? 2 समूह होते हैं। 2 समूह होते हैं। ठीक है बेटा? तो देखो संधारित्र के समूह 2 होते हैं, कौन-कौन से? आ जाओ जानते हैं। तो पहला होता है बेटा, पहला कौन-सा होता है? जल्दी से बताओ। पहला होता है बेटा श्रेणी क्रम। पहला क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन, है ना बेटा? और दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा होता है समानांतर क्रम संयोजन। दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है? या तो कैपेसिटर को श्रेणी में जोड़ोगे या कैपेसिटर को समानांतर में जोड़ोगे। ठीक है? चलिए, अब जो भी आता है मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला है बेटा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा, सबसे पहले नाम से नहीं पता चल रहा है, इस क्रम में सारे कैपेसिटर क्या होंगे? श्रेणी में जुड़े होंगे। ठीक है? तो बेटा इस क्रम में, यानी इस संयोजन में सभी संधारित्र, सभी संधारित्र बेटा किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है? अच्छा, कैसे होंगे? चलिए जानते हैं बेटा।
मान लीजिए ये मेरा संयोजन है, तो पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र, ठीक है, 3 ही लगा देते हैं, है ना, 3 ही लगा देते हैं। चलिए, ये 3 संधारित्र मैंने लगा दिए और यहाँ पर मैंने 1 वोल्ट का दे दी, है ना। ये क्या है बेटा, प्लस माइनस, ये क्या है प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, है ना। बेटा ये है V1, मान लो इसके अक्रॉस आप C1 मान लो। ये है C संधारित्र C1, ये क्या है बेटा C2, ये क्या है C3। मुझे बताओ इस संयोजन में क्या समान रहेगा? अगर ये V है तो यहाँ से निश्चित तौर पे धारा जाएगी और बेटा धारा हमेशा समान जाएगी, जाएगी कि नहीं? बिल्कुल। और ये क्या करता है बेटा, वोल्टता परिवर्तन का विरोध करता है। तो बेटा ये क्या करता है, यहाँ लिखो बेटा, संधारित्र सदैव सदैव क्या करता है बेटा, वोल्टता परिवर्तन का का विरोध करता है। करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। ठीक है, चलिए, संधारित्र सदैव बेटा वोल्टता परिवर्तन का विरोध करता है। अब देखो यहाँ से जो धारा जाएगी बेटा, वो इसमें जाएगी और धारा होती क्या है बेटा, धारा होती क्या है, I बराबर dq/dt। यानी यहाँ क्या समझा बेटा, यहाँ से ये समझा कि धारा आवेश होगी तब आएगा। यानी कि बेटा श्रेणी क्रम में आवेश सदैव क्या रहते हैं बेटा, बराबर रहते हैं। क्या रहते हैं, बराबर। यानी कि यहाँ पर अगर मेरी वोल्टेज V1 है, यहाँ V2 है और यहाँ V3 है, तो बेटा यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि तीनों संधारित्र में कार्यरत वोल्टेज क्या होंगे। अतः कुल वोल्टता बेटा क्या होगी, KCL लगा दूं, बिल्कुल। किससे बेटा, KVL से। क्या हो जाएगी बेटा, V बराबर क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अब देखो बेटा आराम से, इसलिए बेटा मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि V बराबर मेरा क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और हम ये भी पता है हमें कि Q बराबर क्या होता है, CV। तो बेटा यहाँ से V बराबर क्या होता है, Q बटे में C। अब क्या श्रेणी में आवेश बराबर होंगे? बिल्कुल, जब धारा बराबर है तो आवेश भी बराबर होंगी। तो लिखो बेटा, हम जानते हैं श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र में आवेश क्या रहेंगे बेटा, आवेश क्या रहेंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे, है ना। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q। ठीक, चलिए बेटा अब आराम से आओ। तो यहाँ यानी मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, Q बटे में C नेट, है ना। क्यों? क्योंकि V बराबर Q बटे C, है ना। ये नेट यानी कि कुल। तो बेटा Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मैं सब में से Q कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/CN बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओहो, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से भी आपका Q कॉमन आ जाएगा। ठीक, इस Q से ये Q कैंसिल, है ना। तो यहाँ से मेरा नेट 1/C क्या आया, वो आया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ से क्या शिक्षा मिली, यहाँ से मिली कि जो समांतर क्रम में प्रतिरोध का होता था, वह श्रेणी क्रम में क्या होता है, संधारित्र का मान होता है। अब यहाँ से क्या याद रखना बेटा, यहाँ से एक चीज याद रखना कि यदि तीनों संधारित्र या ऐसे कह लो, यदि n संधारित्र क्या है बेटा, समान मान के है, समान मान के है, तो यहां से तुल्य क्या आ जाएगा, तो C नेट बराबर क्या होता है बेटा, C बटे में N। ये फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल दे। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक, अब देखो बेटा, N क्या है, संधारित्र की संख्या। अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं, उपरोक्त पृष्ठ में, अतः पृष्ठ में अगर C1 बराबर C2 बराबर C3 है ना, तो यहाँ से C नेट बराबर क्या हो जाएगा, C बटे में 3। ठीक, समझ गए। तो ये था बेटा आपका श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं बेटा, समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है बेटा, तो आओ दूसरा क्या है बेटा, समानांतर क्रम संयोजन।
पेपर नहीं है क्या इसके आगे? समानांतर क्रम संयोजन, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा है बेटा समानांतर क्रम संयोजन। चलिए बहुत बढ़िया, समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब समानांतर क्रम में क्या होगा बेटा? सभी संधारित्र कैसे जुड़े होंगे? समानांतर क्रम में जुड़े होंगे। इसमें समानांतर क्रम में क्या होगा? इसमें इस संयोजन में सभी संधारित्र बेटा कैसे होंगे? सभी संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। चलिए कैसे देख लेते हैं। क्या सब में आवेश बराबर होंगे? नहीं, क्योंकि धारा अलग होगी तो आवेश स्वाभाविक तौर पर अलग होगा ना। हाँ, तो बेटा आओ, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है बेटा? समानांतर क्रम में वोल्टता बराबर होती है। हम क्या जानते हैं? समानांतर क्रम में क्या बराबर होती है बेटा? वोल्टता। इसलिए बेटा पहले पढ़ाया जाता है। वोल्टता क्या रहती है? समान, और क्या विभाजन होता है? धारा विभाजन। और धारा का क्या होता है बेटा? विभाजन। धारा का विभाजन होता है, और धारा का विभाजन होगा, इसका मतलब क्या है? धारा का विभाजन होता है, इसका मतलब ये है अतः आवेश क्या होंगे? अलग अलग। अतः आवेश क्या रहेंगे? अलग अलग। अतः आवेश क्या रहेंगे बेटा? अलग अलग। ठीक है, अलग अलग। ठीक, चलिए अलग अलग होते हैं। ठीक, चलिए अब इसका एनालिसिस करते हैं। आओ देखिए, ये लो बेटा, एक एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए, तो आ जाएगी। अब जब धारा यहाँ पहुंचेगी ना बेटा, तो देखो धारा को दो रास्ते मिल रहे हैं, तो ऊपर चली जाएगी I1 और यहाँ चली जाएगी I2, है ना। अब यहाँ I1 जाएगा तो यहाँ पर Q1 पहुंच जाएगा चार्ज, और यहाँ Q2 पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पर C1 है और यहाँ क्या है बेटा? C2, है ना। तो बस यहाँ से मुझे धारा अलग दिखी है, तो मैं यहाँ से एक समीकरण लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? कि मेरी I बराबर क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2 होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, है ना। अब देखो बेटा, यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि I होती क्या है? dQ by dt, है ना। यदि I अलग है तो Q भी अलग होगा। तो यहाँ से बेटा मैं एक चीज और कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? कि Q नेट बराबर क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। बोलो, समझ में आया? क्या आ गया? ठीक है, यहाँ से मैं एक चीज और कह सकता हूँ कि Q बराबर क्या होता है? CV होता है कि नहीं होता है। तो बस यहाँ से लिखो बेटा। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से फिर से आप क्या लिख सकते हो? आपके पास क्या आया? आपके पास ये आया सर कि Q बराबर क्या है? Q नेट बराबर क्या है? Q1 प्लस Q2, है ना। और आपके पास ये भी आया कि Q बराबर क्या होता है? C इंटू V होता है। अब देखो बेटा यहाँ पर अब देखो वोल्टेज तो सब में बराबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि समांतर, ये देखो आपने खुद नहीं लिखा है। ये क्या है? समांतर क्रम में वोल्टता समान होती है। तो बेटा V1 बराबर, यहाँ से क्या समझे आप? यहाँ से ये समझे कि V1 बराबर V2 बराबर क्या है? V है। ठीक है, इसलिए बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो यहाँ मत लिखो, कंफ्यूजन नहीं हो। Q2, तो यहाँ से बेटा क्या लिख सकते हो? V1 बराबर V2 बराबर V, है ना। तो देखो ये Qn की जगह क्या लिखा? C नेट इंटू V। बोलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लिखा? C1 इंटू V। यहाँ क्या लिखा बेटा? C2 इंटू V। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो बेटा, मैंने V कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? Cn, और यहाँ से भी V कॉमन लिया तो अंदर क्या आया? C1 प्लस C2। तो बस इस V से V कैंसिल, तो यहाँ से बेटा मेरे पास फाइनली क्या आ गया? C नेट बराबर क्या आ गया? C1 प्लस C2। तो बेटा यहाँ से क्या समझ में आया? कि जो श्रेणी में प्रतिरोध में हो रहा था वो यहाँ समानांतर में कैपेसिटर का हो रहा है। ठीक है, समझ गए? अब यदि n संधारित्र है तो बेटा तुल्य क्या हो जाएगा? तो C नेट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 से लगाकर Cn। ठीक है, और यहाँ से एक चीज और समझ में आई, और n तो है लेकिन समान मान के है। यदि n संधारित्र है और साथ में क्या है बेटा? समान मान के है। समान मान है। समान मान का मतलब क्या है? C1 बराबर C2 बराबर C3 है ना, ये सब है। तो बेटा इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बराबर क्या है बेटा? C है, मान लो ये है C1 बराबर C2 बराबर Cn, ये C है। तो बेटा यहाँ से जो मेरा C तुल्य आएगा ना, वो क्या आ जाएगा? n इंटू C। यही हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक चीज है, जो भी आपका, इसका मतलब एक चीज ध्यान रखना, प्रतिरोध के लिए जो फॉर्मूले है ना बेटा, उसको उल्टा करोगे तो कैपेसिटर के फॉर्मूले बनते हैं। ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक हमने कैपेसिटर की बेसिक जानकारी ली, जो आपकी ITI की परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा आप इसके साथ में न्यूमेरिकल लगाएं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर होगा। बेटा इसके अलावा एक टाइम कांस्टेंट का छोटा सा होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, देखो बेटा दोनों का साथ में बताऊंगा बेटा, इंडक्टर और कैपेसिटर का, है ना। समय नियतांक, है ना। तो बेटा दो सर्किट होते हैं, ध्यान रखना। समय नियतांक क्या होता है? जिसमें वो चार्ज या डिस्चार्ज होता है, बस वही बात है। तो आप ज्यादा मत याद करो बेटा, ये याद करो सिर्फ, अगर नेटवर्क मेरा क्या है? L और R है, L प्लस R है, यानी कि LR, यानी कि इंडक्टर और रजिस्टर है ना, तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला समय नियतांक क्या आ जाएगा? L बाय R। बस ये ध्यान रखो, है ना। अगर नेटवर्क मेरा क्या है बेटा? L और C है ना, है ना, तो बेटा इसके लिए समय नियतांक क्या आता है? कुछ नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, L इंटू C। ये क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड। बस वैसे तो आपके कोर्स में इतना ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आ जाओ बेटा, ये ध्यान रखो।
जब ये पहला होता है ना बेटा, पहला समय नियतांक, तो बेटा उसमें कोई भी चीज़ कितना चार्ज होती है, 63% तक अपना चार्जिंग टाइम लेती है ना, चार्ज टाइम। और टॉर्क 2 जब होता है ना, तब क्या होता है बेटा, लगभग 86% तक चार्ज होता है ना? वैसे ये कोर्स में नहीं है, पर मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। और टॉर्क 3 में क्या होता है, कितना होता है बेटा, 92% चार्ज होता है कैपेसिटर। टॉर्क 4 में क्या होता है बेटा, 98% चार्ज होता है। और आपको पूछेगा कैपेसिटर कब फुल चार्ज होता है, तो बेटा टॉर्क 5 में क्या होता है बेटा, कैपेसिटर फुल चार्ज होता है। क्या होता है बेटा, फुल चार्ज। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है? वैसे ये कोर्स में नहीं है, पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान रखना बेटा। इसका फॉर्मूला टॉर्क 1 का क्या होता है, सिंपल सा R/C। टॉर्क 2 का क्या होता है बेटा, इसमें 2 लगा दो, बस 2 RC। टॉर्क 3 में क्या लगा दो, 3 RC। टॉर्क 4 में क्या होता है, 4 RC। टॉर्क 5 में क्या होता है, 5 RC। बेटा ये लो, ठीक है? वैसे ये पूछेगा नहीं, पर ये ध्यान रखो। वैसे आपको मेरे को नहीं लगता, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना? तो आप वहीं से प्रैक्टिस कर लेना और ज़्यादा मत पढ़ो बेटा, क्योंकि आपको ITI और डिप्लोमा के हिसाब से पढ़ना, और आपको पता है एक्स्ट्रा पढ़ने के नंबर नहीं मिलते, है ना? तो ध्यान रखना बेटा। सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है, छोटे-छोटे फॉर्मूले ध्यान में रखना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? और वैसे पढ़ाने में तो खूब सारा मैं ही पढ़ा दूँ, लेकिन फिर मतलब नहीं रहेगा ना बेटा। CR परिपथ है ना, और ये क्या है, LR परिपथ। ठीक है? चलिए, चलिए बहुत बढ़िया। तो आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने एग्ज़ाम्स को दें, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।